हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और करंट अफेयर की नई वीडियो लेकर आए हैं। आर ओ के लिए सभी करंट अफेयर्स इन्हीं वीडियो से आपकी कवर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है, हरियाणा के पलवल ज़िले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक स्किल एकेडमी स्थापित की जाएगी। तो उत्तर भारत की ये सबसे बड़ी लॉजिस्टिक स्किल एकेडमी है जो कि हरियाणा के पलवल में स्थापित की जाएगी। ध्यान रखना कि उत्तर भारत की है और ये सबसे बड़ी लॉजिस्टिक स्किल एकेडमी है। अगली न्यूज़ है, झारखंड के जावेद पठान को छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड 2023 दिया गया है। और कौन सी फिल्म के लिए? NRI वाइफ्स फिल्म के लिए। तो याद रखना कि जावेद पठान को दिया गया छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड 2023 NRI वाइफ्स फिल्म के लिए। ऐसे ही एक अवार्ड से संबंधित एक प्रश्न पिछली वीडियो में आया था, जो था एवीज अवार्ड। एवीज अवार्ड किसको दिया गया था? एवीज अवार्ड दिया गया था झारखंड के थे एक निर्देशक निरंजन कुजूर। उनकी एक फिल्म थी द स्पिटिंग वॉल को, जो कि एक विज्ञापन फिल्म थी, उसका एवीज अवार्ड दिया गया था और ये विज्ञापन जगत में दिया जाता है। पिछली वीडियो में ये आ चुका था, इसलिए अब ये भी अवार्ड का प्रश्न था, इसलिए हमने उसको यहाँ पर रिवीजन कर लिया है। आपको करंट अफेयर के अगर जिनके पास समय है तो आप ये नोट्स बनाकर ही तैयार करिए करंट अफेयर। जैसे इस तरह से आप, जैसे मैंने 1 लाइनर लिखे हैं, ये इस तरह से आप नोट्स बना लीजिए और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगे उसमें को आप जोड़ते जाइए। तो इसको शॉर्ट नोट बनाना, भले ही इतने बड़े बड़े करके ना बनाएं, लेकिन आप इसके जो की पॉइंट हैं वो आप लिख लें, और ताकि उससे बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप उस कॉपी से रिवीजन कर पाएंगे। जब तक रिवीजन नहीं होगा इनका न्यूज़ का, तब तक वहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत होता रहेगा। इसलिए कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बार बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगली न्यूज़ है, माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड का गठन मध्य प्रदेश राज्य ने किया है। तो प्रश्न बन सकता है कि किस राज्य ने अभी माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड का गठन किया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड किसके लिए है? ये पाल गडरिया और धनगर वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके हितों के लिए ये बोर्ड गठन किया है। इसमें 1 अध्यक्ष होंगे और 4 इसके अन्य सदस्य होंगे। तो ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने ये बोर्ड गठन किया है। अगली न्यूज़ है, असम में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए एक गजह कोथा अभियान शुरू किया है। तो देखिए, जो ये हाथी हैं ये मानव बस्तियों में आ जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए ये एक अभियान चलाया गया है, गजह कोथा अभियान। इससे भी पहले एक और अभियान चलाया गया था हनी बी के नाम से, उसमें भी वो भी यहीं पे चलाया गया था असम में। उसमें भी इस तरह का था कि जो हाथी मानव बस्तियों में ना आ पाए उसके लिए मधुमक्खियों को छोड़ा जाता था, और वो फिर उनसे बच के हाथी मधुमक्खी से बचने के लिए पीछे भाग जाते थे। तो इस तरह का एक हनी बी अभियान भी चला था। ऐसे ही उसी तरह का एक और अभियान चला है, गजह कोथा अभियान। तो ध्यान रखना कि ये पूछा जा सकता है कि गजह कोथा अभियान किससे संबंधित है? तो मानव हाथी संघर्ष से संबंधित है, और किस राज्य ने चलाया? असम ने। तो ये इम्पोर्टेंट है कि असम राज्य ने चलाया है। अगली न्यूज़ है, गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए राजस्थान सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पेश किया है। तो पहली बात तो ये देखिए कि गिग श्रमिक कौन होते हैं या गिग वर्कर्स कौन होते हैं? जो कि सरकार के लिए अस्थायी रूप से कार्य करते हैं, या हम ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कार्य करते हैं। ऐसे श्रमिकों को गिग श्रमिक कहते हैं। और इनके लिए मतलब एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए राजस्थान सरकार देश का ऐसा पहला राज्य बना है, यानी राजस्थान एक ऐसा राज्य बना है, देश का पहला राज्य बना है जिन्होंने इनके लिए एक बिल पेश किया है। तो ये अच्छी न्यूज़ है। ध्यान रखना, राजस्थान सरकार ने ऐसा किया है ये गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए। अगली न्यूज़ है, डॉनियर विमानों के लिए रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ समझौता किया है। तो HAL क्या है? हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये इसी तरह के विमान वगैरह बनाते हैं
या और भी चीज़ें ये बनाते हैं HAL। तो डोनियर विमान ये ज़्यादातर जो समुद्री तट होते हैं उनकी रक्षा के लिए, समुद्री तटों पर निगरानी के लिए ये लगाए जाते हैं। डोनियर विमानों को तैनात किया जाता है। ये एक बड़े से ड्रोन के आकार का विमान है। अभी कुछ महीने पहले हमने एक डोनियर विमान ये उसको श्रीलंका को उपहार में दिया था भारत ने। तो अब इसका रक्षा मंत्रालय ने इसको और बनाने के लिए HAL के साथ समझौता किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि रक्षा मंत्रालय ने डोनियर विमानों को बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन मिल सकता है DRDO, इस तरह से ऑप्शन ए DRDO, या फिर इसरो, या HAL, ऐसे एक आध और इस तरह का ही कोई कंपनी दे देंगे तो पूछ लिया जाएगा। तो HAL के साथ समझौता किया डोनियर विमानों के लिए। और HAL का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1964 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में। इसी की तरह से इसरो, जो हमारी स्पेस रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। हालांकि 1962 में हो गई थी, लेकिन इसका पुनर्गठन हुआ था, मुख्य रूप से हुआ था तो वो 1969 में हुआ था। और DRDO का जो गठन हुआ था वो 1958 में, यानी 1958 में, और HAL की 1964 है। तो ये कुछ न्यूज़ थी जो हमने इसमें कवर कर ली हैं। अगली न्यूज़ है पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा पशुधन क्षेत्र हेतु ऋण गारंटी स्कीम लॉन्च की है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने अभी पशुधन के क्षेत्र में कौन सी स्कीम लॉन्च की है? तो ऋण गारंटी स्कीम लॉन्च की है। या फिर ये पूछ लेंगे कि ऋण गारंटी स्कीम किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने ये लॉन्च किया, और इसमें 30% ब्याज की छूट दी जाएगी सब्सिडी के रूप में। अगली न्यूज है इंडिया पोस्ट और कनाडा पोस्ट के बीच अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सर्विस शुरू हुई है। तो इंडिया पोस्ट ने कौन से देश के साथ? कनाडा पोस्ट के साथ एक सर्विस शुरू की है, एक सेवा शुरू की है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट। और ऐसा करने वाला ये कनाडा 39वां देश बना है। इसका मतलब भारत सरकार ने या इंडिया पोस्ट ने इससे पहले 38 देशों के साथ इस तरह की सर्विस शुरू कर रखी है। तो वैसे तो इतनी खास इसलिए नहीं है क्योंकि इससे पहले ये ऐसे कई देश कर चुके हैं, कई देशों के साथ हमारे ऐसी सर्विस है। लेकिन हाल ही में करके अगर पूछा जा सकता है तो कौन सा देश बना है ऐसा ही? कनाडा। और कनाडा 39वां देश बना है ऐसा करने के लिए। अरुणाचल प्रदेश और असम में स्थित 2000 मेगावाट की सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना। सबसे पहले न्यूज़ ये बनेगी कि सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है या किन दो राज्यों के बीच ये परियोजना शुरू हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश और असम, क्योंकि ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं तो इसमें क्या होगा कि कन्फ्यूजन हो जाएंगे, मतलब इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी होता है कि पूर्वोत्तर के कौन से हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ नागालैंड भी लगा के दे सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के बीच में, या अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के बीच में, या अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में। इस तरह से ऑप्शन बन सकते हैं। और दूसरी ये बन सकती है कि सुबनसिरी नदी का नाम है, और सुबनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? यह है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है सुबनसिरी और लोहित और जिया भरेली, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इन पर जल विद्युत परियोजना शुरू हुई है। ये परियोजना बहुत दिनों से लंबित थी, लेकिन अब इसको NGT ने अनुमति दे दी है और अब ये इस पर काम शुरू हो गया है। अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य के बीच में 2000 मेगावाट की ये सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना है। अगली न्यूज़ है RBI ने उत्तर प्रदेश के एक बैंक, क्या नाम है बैंक का? यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक नगीना बिजनौर का लाइसेंस रद्द कर दिया है। चूँकि ये उत्तर प्रदेश की एक बैंक है और इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी बैंक हो, तो बैंक का नाम याद रखना है
यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया आरबीआई ने। अगली न्यूज है बैंक ऑफ इजराइल इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग यानी आईसीसीआर में शामिल हुआ है। तो इसके प्रश्न में पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में कौन सा बैंक शामिल हुआ है। तो हमको याद रखना है कि आईसीसीआर में कौन शामिल हुआ, बैंक ऑफ इजराइल शामिल हुआ है। अगली न्यूज है भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व जम्मू कश्मीर द्वारा किया जाएगा। कैनबिस मतलब भांग की जो खेती होती है, यानी इस भांग को हम मेडिसिन यानी औषधि के रूप में कैसे प्रयोग कर सकें, उसके लिए एक ये परियोजना शुरू की गई है जम्मू कश्मीर राज्य के नेतृत्व में। यह परियोजना जम्मू कश्मीर और एक कनाडाई फर्म के बीच सहयोग है। तो ये इनकी मतलब कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। तो ध्यान रखना कि जम्मू कश्मीर और कनाडा फर्म के बीच ये सहयोग हुआ है। दूसरा, ये किसने किया था कि मानव जाति के कल्याण के लिए न्यूरोपैथी, कैंसर और मिर्गी से पीड़ित मतलब इनके उपचार के लिए क्या इसमें सुविधा मिल सकती है, क्या इससे फ़ायदा मिल सकता है, इसके लिए ये परियोजना है। भांग के औषधीय लाभों पर जोर देना इसका लक्ष्य है मुख्यतः। अगली न्यूज है ओडिशा सरकार ने कुई भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। ये हम इसको काट देते हैं, ये गलत है। तो ये पूछा जा सकता है कि कुई भाषा को किस राज्य ने 8वीं अनुसूची के लिए प्रस्ताव रखा है, ये प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ओडिशा सरकार ने, ध्यान रखना, ओडिशा सरकार ने कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। और इसके अलावा 8वीं अनुसूची में हमारी इस समय 22 भाषाएं हैं। इसके बीच में कुछ संशोधन के द्वारा कुछ भाषाएं और जोड़ी गई हैं जिनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो हम उन न्यूज़ को देख लेते हैं कौन कौन सी हैं वो। एक तो सबसे पहला हुआ था 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में और इसमें जोड़ी गई थी भाषा सिंधी। इसके अलावा 71वां संविधान संशोधन हुआ था, 71वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1992 में। 1992 में संविधान संशोधन हुआ था और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। एक तो नेपाली, एक कोंकणी और एक मणिपुरी। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन में जो कि 1992 में हुआ था। तो इसका याद रखने का तरीका है कि 71वां संविधान संशोधन 1992 और इसको एक शब्द से हमने नाम दे दिया तीनों का, ताकि मैंने नोकोमणि इस तरह से हमने याद किया। नो मतलब नेपाली, को मतलब कोंकणी और मणि मतलब मणिपुरी। ऐसे ही एक और संविधान संशोधन हुआ था जो हुआ था 92वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 2003 में। इसमें भी कुछ भाषाएं जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। 92वें संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। तो इसमें जोड़ी गई थी एक तो बोडो, एक डोगरी, एक मैथिली और एक संथाली। ये 4 भाषाएं जुड़ गई थी। तो कभी कभी एक तो संथाली, तो कभी कभी तो इन जो ये भाषाएं हैं इनका संविधान संशोधन पूछ लिया जाता है कि कौन से संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, और कभी कभी इनका वर्ष पूछ लेते हैं कि कौन से वर्ष में ये भाषाएं जोड़ी गई थी। तो इसके लिए तो हमने नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी के लिए एक शब्द बना दिया है नोकोमणि, और इन चारों के लिए एक शब्द बना दिया है बोडो मैथिस याद करने के लिए। आपको जो अच्छा लगे उस तरह से आप कोई भी एक ट्रिक बना लें इनको याद करने की। बोडो मैथिस, बो से मतलब बोडो,
डो मतलब डोगरी, मे मतलब मैथिली और से मतलब हो गया संथाली। तो इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ है, यूरोपीय निवेश बैंक यानी EIB, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का समर्थन करने के लिए 1 बिलियन यूरो का ऋण प्रदान करेगा। सबसे पहले तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन के लिए किस बैंक ने 1 बिलियन यूरो का ऋण प्रदान करने की बात कही है। और वहाँ ऑप्शन मिलेंगे इस तरह से कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB, वर्ल्ड बैंक या फिर IMF या फिर EIB, इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे। सारी बैंक इस तरह की होंगी जो इंटरनेशनल लेवल की होंगी। तो हमको ध्यान रखना कि भारत के हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए यूरोपीय निवेश बैंक ने यानी EIB ने 1 बिलियन यूरो का ऋण प्रदान करने की बात कही है। और इस तरह से ही प्रश्न बन सकता है कि कितने बिलियन या कितना ऋण देने की बात कही है। और वहाँ ऑप्शन मिल सकते हैं जैसे 5 मिलियन या फिर 1 बिलियन या 3 बिलियन या 5 बिलियन, इस तरह से। तो हमको ये ध्यान रखना है, एक तो बैंक कौन सी है, यूरोपीय निवेश बैंक है, और ऋण कितना है, 1 बिलियन यूरो का। अगली न्यूज, ONGC रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम बन गया है। यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं उनमें से ONGC पहला ऐसा बना है जो रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली से प्रमाणित हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा संगठन या निम्न में से कौन सा कॉरपोरेशन वो रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली से प्रमाणित हुआ है। ONGC, OIL, इस तरह से कई सारे ONGC और बहुत सारे ऐसी कॉरपोरेशन हैं भारत के, तो हमको ध्यान रखना ONGC। अगली न्यूज़ है, एलन मस्क के स्वामित्व के तहत ट्विटर ने अपने व्यवसायिक नाम बदलकर एक्स कॉर्प कर दिया है। तो ध्यान रखना है कि अब ट्विटर का नाम बदल गया है और ट्विटर का नाम अब क्या हो गया, एक्स कॉर्प। और इसका आप देखेंगे मोबाइल में भी, अगर आप देखेंगे इसका आइकन, तो एक्स का इस तरह से एक्स का आइकन बन गया है इसका ट्विटर का। तो ध्यान रखना है कि एक्स कॉर्प इसका नाम क्या है पूरा, जो बदल कर क्या है, एक्स कॉर्प। अगली न्यूज़ है, एक्सप्लोरिंग द इंडिया टॉय स्टोरी पर संवाद कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में। तो सबसे पहले यही जगह पूछ लेते हैं कि एक्सप्लोरिंग द इंडिया टॉय स्टोरी का जो संवाद हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, तो नई दिल्ली में, ध्यान रखना है। दूसरा है कि इससे क्या होगा, मतलब किस विभाग ने ऐसा किया है ये, तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग और इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा ये संवाद आयोजित किया गया है। और ये इंडिया टॉय विच इंटरनेशनल एक्सपो का ये 14वां संस्करण है। तो संस्करण भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन से नंबर का इसका ये संस्करण है। और 2014 से 2023 तक खिलौनों के निर्यात में 240% की वृद्धि हुई है, जबकि आयात में 52% की कमी हुई है। तो ये अच्छा है हमारे लिए कि हम इससे हम खिलौने अपने देश में ही बना रहे हैं, बड़े लेवल पर बना रहे हैं, जिससे कि निर्यात में भी वृद्धि हो रही है हमारे, और जो आयात है वो उसमें भी कमी हुई है। जैसे चाइना है, चाइना बहुत तरीके के खिलौने बनाता है और उसमें काफ़ी अच्छा उसका इकोनॉमी में उनका योगदान रहता है। इसलिए भारत ने भी एक अच्छी पहल शुरू की है जिसमें खिलौने का जो मैन्युफैक्चर होंगे भारत में ही होंगे, और जिससे कि निर्यात भी बढ़ेगा और इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा। अगली न्यूज़ है, इजराइल में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया है। तो अभी पूछा जा सकता है कि अभी किस देश ने न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला एक बिल पास किया है, तो इजराइल ने। इसी की जैसी एक न्यूज़ आई थी कि किस बैंक को ICCR में शामिल किया गया है। तो ICCR में भी किसको शामिल किया है, बैंक ऑफ इजराइल को शामिल किया है। तो इजराइल में न्यायपालिका के अधिकार को छीनने वाला बिल पास किया गया है। इसमें हुआ क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसको भी यहाँ की जो संसद है वो उसका फैसला बदल सकती है, यानी चेंज कर सकती है। तो इजराइल में ऐसा हुआ है।
रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। तो देखिए इस तरह के हैं, कुछ देश तो इसको अनुमति दे रहे हैं और कुछ देश अभी भी इस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें एक अच्छा निर्णय दिया है। उन्होंने एक बीच का रास्ता बताया, तो आप उस न्यूज़ को भी अच्छे से पढ़ लें। भारत ने युद्धपोत INS कृपाण वियतनाम को उपहार स्वरूप दिया है। तो पहले तो यही पूछा जा सकता है कि किस युद्धपोत को वियतनाम को उपहार स्वरूप दिया गया, तो INS कृपाण को। और यह देश का नाम पूछा जा सकता है कि किस देश को उपहार स्वरूप दिया, तो वियतनाम को। तो दोनों बातें याद रखनी है, एक तो युद्धपोत का नाम INS कृपाण और दूसरा देश वियतनाम। वियतनाम को उपहार स्वरूप ये दिया गया है युद्धपोत। सेमीकंडक्टर के लिए भारत और जापान के बीच समझौता हुआ है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस तरह से पूछ लेते हैं, अभी भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए समझौता किया है। और वहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे इस तरह के, ताइवान, दक्षिण कोरिया या चीन या फिर जापान, क्योंकि इन देशों में ही ज़्यादातर ये सेमीकंडक्टर वाली चीज़ें होती हैं। तो सेमीकंडक्टर के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। और अमेरिका के बाद समझौता करने वाला दूसरा देश बना है जापान, जो कि क्वाड का देश है। और क्वाड में कितने देश हैं? 4 देश हैं। एक तो जापान है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। चलिए अब कुछ न्यूज़ हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो करंट अफेयर है उससे संबंधित प्रश्न होंगे जो वन लाइनर होंगे। पहली न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो हाल ही में गौरैया संरक्षण का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। तो ध्यान रखना, इटावा उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जिसने गौरैया संरक्षण का सबसे बड़ा केंद्र बन गया, वो है इटावा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ के लेदर फुटवियर को, देखिए लेदर फुटवियर हम पहले से जानते हैं कि लेदर फुटवियर जो हैं वो हमारे आगरा के फेमस हैं। तो लेदर फुटवियर के जो उनको GI टैग मिला है, और ये कहाँ के? आगरा के लेदर फुटवियर को GI टैग मिला है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसको हाल ही में सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है। तो सोलर सिटी के रूप में किसको विकसित किया जाएगा? अयोध्या को। इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश स्थित वह शिक्षण संस्थान जिसको हाल ही में मेकर्स लैब बनाने का निर्णय राज्य सरकार ने किया है। यानी किस संस्थान को हम अब मेकर्स लैब में परिवर्तित करेंगे, या किस संस्थान में मेकर्स लैब बनाई जाएगी। तो ये ध्यान रखना कि APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, और ये है कहाँ पर? लखनऊ में। तो लखनऊ का जो APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय है, तो उसमें मेकर्स लैब बनाई जाएगी। अगली न्यूज है, देश का वह राज्य जिसने हाल ही में नागरिकों में स्वाधीनता की भावना को जगाने के उद्देश्य से पंच प्रण संकल्प योजना शुरू की है। तो पूछी जा सकता है, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंच प्रण योजना किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश की पंच प्रण योजना। अगली न्यूज है, हाल ही में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला उत्तर प्रदेश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? प्रयागराज एयरपोर्ट। ये भी अच्छी न्यूज है। इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं जो पहला होता है। तो उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा एयरपोर्ट है प्रयागराज एयरपोर्ट, जो कि सौर ऊर्जा से संचालित होगा। और सोलर सिटी के रूप में किसको विकसित किया जाएगा? अयोध्या को। वह राज्य जिसने हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की है। तो ये भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। जल और साहसिक खेल, ध्यान रखना, जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने या उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश स्थित वह गांव जिसको हाल ही में ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। तो किस गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? ग्रामीण पर्यटन केंद्र, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इस गांव का नाम क्या है? देवारी गांव, जो कि प्रयागराज जिले में पड़ता है। अगली न्यूज है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में शुद्ध पेयजल की समस्या के निवारण हेतु राज्य सरकार ने जल अकादमी स्थापित करने का फैसला किया है। पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल अकादमी स्थापित की जाएगी?
चल अकेडमी कहाँ पे स्थापित की जाएगी? लखनऊ में। और लखनऊ का ही अभी कौन सा विश्वविद्यालय आया था? एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, जिसमें मेकर्स लैब बनाई जाएगी। ऐसी अगली न्यूज है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह वन्यजीव अभ्यारण्य जहां हाल ही में चर्चा में रही दुर्लभ प्रजाति की सफ़ेद अल्बिनो हिरण देखी गई है। सफ़ेद अल्बिनो हिरण देखी गई है कहाँ पर? कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ये सफ़ेद अल्बिनो हिरण कहाँ पर देखी गई है? तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य में। और ये कतरनिया घाट है कहाँ पर? बहराइच में है, बहराइच में है ये। तो ये तो थी अब